हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग गांधीयन एरा स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम लोग मैक्सिमम जो है चैप्टर मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए थे। और आज जो है इसमें इंडिया इंडिपेंडेंस कैसे होता है और किस तरह से यार फार्मूला आता है, बेबल प्लान होता है, उसके बाद किस तरह से जो है अंग्रेज इंडिया को इंडिपेंडेंस देता है, स्वतंत्रता देता है, इसको हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। आप लोग देखते तो है बट ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग जो है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आप लोग को अच्छा लगे चैनल तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो अब जो हम लोग यहाँ सीआर फार्मूला को स्टार्ट करते हैं, सीआर फार्मूला जो है ये आता है, कब आता है तो 1944 में आता है। और 1994 में होता क्या है कि चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जिसको सीआर बुलाते हैं, ये जो है प्रपोज करता है, एक अपॉइंट कमीशन का अपॉइंट करता है टू अपॉइंट ए कमीशन। प्रपोज करता है कि अपॉइंट करेगा एक कमीशन जो कि डिमार्केट करेगा डिस्ट्रिक्ट जो कि नॉर्थ वेस्ट में है और ईस्ट में है, जहाँ की मुस्लिम जो है मेजोरिटी में है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है और ईस्ट में है। डिमार्केट मीन्स क्या होता है, तो डिमार्केट मीन्स होता है निर्धारित करेगा। उसके बाद जो है इस एरिया में जो है ये plebiscite was proposed to be held on the basis of adult suffrage to decide the issue of separation। ये क्या करेगा, तो इस एरिया में जो ये प्लीबिसाइट मीन्स होता है जनमत संग्रह करना, कि लोगों से जो है मत इकट्ठा करेगा। उसका मत क्या है कि इंडिया में रहेगा, मतलब कॉज क्या है सेपरेशन का। सॉरी, यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का बात नहीं हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच सेपरेशन हो क्यों रहा है। इसको जानने के लिए जो ये एडल्ट सफराइज जो कि बोलते हैं मतदान का जो है स्टार्टिंग करता है, किसके बेसिस पे करेगा, तो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि सेपरेशन का जो है इशू क्या है। तो ये जो है गिवन करता है फ्रीडम इफ दे फेवर्ड ए सॉवरेन स्टेट। ये बोलता है कि अगर ये जो है फ्रीडम देगा, अगर ये जो है फेवर करेगा, क्या करेगा, तो सॉवरेन स्टेट को फेवर करेगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन। अगर ये सोवरेन स्टेट को फेवर करेगा तो फ्रीडम दिया जाएगा, और अगर ये लोग पार्टीशन को एक्सेप्ट करेगा तो एग्रीमेंट होगा वाज मेड ज्वाइंटली फॉर सेफ गार्डिंग डिफेंस। किसमें, तो सेफ गार्डिंग किसको किसको, तो डिफेंस में, कॉमर्स में, कम्युनिकेशन में, किसी में। मुस्लिम लीग जो है ये एंडोर्स क्या कांग्रेस को कि डिमांड करेगा इंडिपेंडेंस और कोऑपरेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने में उसको कोऑपरेट सहायता प्रदान करेगा। बट जिन्ना जो था, जिन्ना इसको ऑब्जेक्शन था इससे, तो ये बोलता है कि इसको चाहिए क्या, तो कांग्रेस जो है एक्सेप्ट कर ले दो नेशन थ्योरी और वांटेड करे ओनली मुस्लिम्स जो है, ये मुस्लिम ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ इंडिया बोथ प्लीविसाइड। प्लीविसाइड मीन्स आप लोग को बता ही दिए जनतंत्र संघ। तो आगे हिंदू लीडर्स जो है किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, तो बीडी सावरकर के द्वारा। तो इसको जो है इस चीज से, इस प्लान का जो है ये निंदा करता है। बीडी सावरकर की इस प्लान से ये एग्री नहीं होता है। नेक्स्ट है बेवल प्लान। बेवल प्लान को किस नाम से जानते हैं, तो शिमला कॉन्फ्रेंस को भी बेवल प्लान के नाम से ही जानते हैं। किसको, शिमला कॉन्फ्रेंस मीन्स बेवल प्लान। बेवल प्लान मीन्स शिमला कॉन्फ्रेंस। ये कब होता है, तो जून 14 से जुलाई 14 1945 तक होता है, जब बाढ़ जो था सिचुएशन था, यूरोप में बाढ़ का सिचुएशन जो कि इम्प्रूव किया था स्टार्टिंग ऑफ ईयर 1945। इंडिया जो था गुडविल था, और हाउएवर इसको नीडेड था बाढ़ अगेंस्ट जापान, जापान के अगेंस्ट जो है युद्ध करना। वाज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अबाउट 2 डेज। लास्ट में जो 2 ईयर बच गया था, 2 ईयर के बारे में एक्सपेक्टेड जो था, इसके अगेंस्ट जापान इसको जो है ये गुडविल करेगा। नेक्स्ट है सिचुएशन जो था कंट्री का उस टाइम में दिन प्रतिदिन दिन जो है खराब होते जा रहा था, और रिजल्ट जो था डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन एंड फेमिन। रिजल्ट भी इसका बिगड़ते जा रहा था इकोनॉमिक सिचुएशन और फेमिन के वजह से, बाद और इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था
इसको कंपेल्ड किया, कम फॉरवर्ड एंड सम सॉर्ट ऑफ प्लान सेटिस्फाई द इंडियंस। ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कंपेल किया कि ये आए और फॉरवर्ड करे किसके साथ, तो सम प्लान के साथ, और इंडियन को जो है सेटिस्फाई करे। आफ्टर कंसल्टेशन विथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन प्रॉब्लम, जब इसके बारे में कंसल्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इंडिया प्रॉब्लम के बारे में, लॉर्ड बेबल जो था वायसराय था इंडिया का, वो जो इशू किया एक स्टेटमेंट जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बेबल प्लान के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। ये इस प्लान में क्या था, तो इस प्लान में जो था विच चिफली कंसर्न वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये जो है चिफली कंसर्न कर रहा था वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, उसके बाद प्रपोज कर रहा था कुछ चेंजेस को, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल, काउंसिल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चेंजेस करने को ये प्रपोज कर रहा था। उसके बाद मेन प्रपोजल जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, तो would be constituted giving balanced representation to the main community in it, including equal representation to Muslim and Hindu। किसके साथ, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, किसको, हिंदू और मुस्लिम दोनों को, जो कि मेन कम्युनिटी है किसमें, तो इसमें क्या कहता है बेबल प्लान में। और क्या रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से क्या किया जाए, तो बैलेंस किया जाए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आगे इसके बाद जो है, इसके जस्ट बाद बेबल प्लान इशू होने के बाद तो मेंबर जो है कांग्रेस का वर्किंग करने लगा, वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिलीज किया, जेल से रिलीज रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो था 22 प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स था। इस कॉन्फ्रेंस का जो है 22 प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स जो है इसको बुलाया गया, कहाँ, तो शिमला, और कंसीडर करने के लिए बेबल प्लान। उसके बाद जो है रिच नो डिसीजन, उसके बाद भी जो है यहाँ कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंचता है, तो उसके बाद जो है स्केटर्ड क्या होता है, तो कन्फ्रेंस ऑफ मिस्टर जिन्ना अन flinching stand that the Muslim members unflinching stand, किसके बारे में, तो मुस्लिम मेंबर्स के बारे में अप्रूव किया, जिसके किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद शुड बी इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि किसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया, कम्युनिज्म दस अगेन बिकेम द एस्टेम्बलिंग ब्लॉक। कम्युनिज्म जो था, ये जो था इस तरह से अगेन जो है बिकम हो गया, क्या हो गया, तो असेंबली ब्लॉक। कहाँ थे हम लोग, तो यहाँ जो है असेंबली ब्लॉक पे थे। इसका मीन्स होता है कि ये जो है अगर क्या बन गया, तो बाधा बन गया किसके लिए, इस तरह से बाधा बन गया। उसके बाद ब्रिटिशर जो है उधर dissension between कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये जो था इस तरह से क्या बन गया, ये जो था अंग्रेजी सरकार के लिए जो था ये जो था डिफरेंस जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन गया किसके लिए, तो सॉरी, ये जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो है इसका खुशी का सोर्स बन गया। नेक्स्ट है आईएनए ट्रायल, जो कि नवंबर 1945 में हो रहा है। तो पीके सिंह, सहगिल, शाहनवाज खान एंड गुरु बख्श सिंह ढिल्लों वेयर पुट ऑन ट्रायल, इसको जो है ट्रायल पे रखा गया। उसके बाद कहाँ, तो रेड फोर्ट, कब, तो नवंबर 1945 को। उसके बाद हम लोग देखते हैं टू डिसाइड डिस्पाइट द बेस्ट efforts of Congress to win legal battle, the trial of INA prisoners lead to their outright conviction on the charge of waging war against the king emperor। इसमें जो है जब ये पीके सहगीर, शाहनवाज खान और उसके बाद गुरु बख्श सिंह ढिल्लोन को जो है
पुट किया गया ट्रायल में रेड फोर्ट नवंबर 1945 को, तो एलुसिडेट हुआ किसके डिस्पाइट में, तो बेस्ट एफर्ट्स ऑफ कांग्रेस टू विन लीगल बैटल, द ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आईएनए prisoners lead to their outrights अपने राइट्स के लिए conviction on the charge of Beijing against King Emperor। प्रेशर जो था इंडियन पब्लिक ओपिनियन को किसके अगेंस्ट, कन्विक्शन के अगेंस्ट, हाइवर सुन मॉन्टेड है, जो कि मॉन्टेड हो रहा था और बढ़ते ही जा रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था कंपेल्ड, इसको कंपेल किया गया सस्पेंड करने के लिए, किस चीज को, तो सेंटेंसेस इम्पोज ऑन द आईएनए कन्विक्ट, सेंटेंस जो कि इम्पोज किया गया किस पे, तो आईएनए कन्विक्ट, आईएनए को कुछ अपराधी पे जो। नेक्स्ट है फर्दर जो है डिसफेक्शन जो है स्प्रेड फास्ट अमंग द सोल्जर्स। इससे जो है किसमें डिसअफेक्शन, असंतोष का भावना जो है उत्पन्न होने लगा सोल्जर्स में, वहां के जो सोल्जर्स थे उसमें। नेक्स्ट जो है चीफ डिफेंस जो था एडवोकेट किया आईएनए ट्रायल वाज भुला भाई देसाई, अदर डिफेंस लॉयर वेयर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली एंड एमडी अली जिन्ना। डिफेंस एडवोकेट किया आईएनए ट्रायल को, तो वो कौन कौन था, तो भूला भाई देसाई था, अदर डिफेंस लॉयर है उसमें ले ले तो तेज बहादुर सप्रू था, जवाहरलाल नेहरू था, असफ अली और मोहम्मद अली जिन्ना था। आप लोग को जो है इसमें कुछ खास पॉइंट्स जो है ये सब जो है, ये सब तो बस स्टोरी है, ये सब कुछ खास नहीं है आप लोगों के लिए इतना जो है। इसमें किस तरह से लिया है, कौन कौन है इसका जो है डिफेंस किया, इसके बारे में थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। उसके बाद जो था ये कहाँ हुआ था, तो रेड फोर्ट में दिया गया था 1945 में, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और कब हुआ, तो नवंबर 1945 को। ऐसे पूछा तो नहीं जा रहा है कुछ खास आईएनए ट्रायल के बारे में, आप लोग को जो है पूछा जाता है तो किसके बारे में, तो बेबल कलाम के बारे में, तो वो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये कुछ खास नहीं है इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। आगे आता है आजाद हिंद फौज, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए बोलते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जापानी जो है आफ्टर डिफीटिंग द ब्रिटिश इन साउथ ईस्ट एशिया, जापानी जो है हरा दिया किसको, तो ब्रिटिश को, कहा, तो साउथ ईस्ट अफ्रीका एशिया में, सॉरी एशिया है ना। तो ये जो था नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स एज प्रिजनर्स ऑफ वार्स, तो उसके बाद नंबर्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स को जो है ये कैदी बना दिया, ये बार ये युद्ध। उसके बाद जो मार्च 1942 को जो कॉन्फ्रेंस होता है इंडियंस वाज हेल्ड इन टोक्यो, मार्च 1945 सॉरी 42 में जो है कॉन्फ्रेंस होता है इंडियंस का, कहाँ, तो टोक्यो में। उसके बाद जो था डे फॉर्मेट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये जो है फॉर्मेट करता है, क्या फॉर्मेट करता है, बनाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को बनाता है। उसके बाद जो था आगे बैंकॉक, बैंकॉक बैंकॉक जो था बैंकॉक है, या जी जो है साइलेंट है, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में जो था जून 1942 को रास बिहारी बोस जो है इलेक्टेड किया गया प्रेसिडेंट, किस लीग का, तो यहाँ जो बनाया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसका जो है क्या बनाया गया है इसको, तो रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। उसके बाद जो था आईएनए जो था ब्रेन चाइल्ड, जो था इसमें मोहन सिंह था, आईएनए वाज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह, ये जो था इसके दिमाग से उपजा हुआ एक आइडिया था आईएनए, मोहन सिंह के दिमाग से। इसका आईएनए वाज जो है फॉर्मेड किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। ये बनाया गया किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। ये जो है करंट का क्वेश्चन है, तो ठीक, ये किसका उपज था, तो मोहन सिंह के दिमाग का उपज था आईएनए। तो हम लोग जो है इसमें मैक्सिमम सभी कैंडिडेट जो है उसमें जो नहीं जानते थे इसको, तो सब सुभाष चंद्र बोस डाल के आए थे। और ये जो है फॉर्मेट किया गया रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में, 1943 में नहीं होता है,
आईएनए जो था रिकॉग्नाइज किया गया किसके द्वारा, तो आगे जो था, आगे ये सब होने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। पहले इसका किसी के दिमाग में ऐसा आइडिया आता है कि मोहन सिंह के दिमाग में कि आईएनए बनाया जाए, उसके बाद आईएनए बनाया जाता है रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। उसके बाद 43 में जो होता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो था एस्केप, ये भाग गया बर्लिन। कहाँ, कब, तो 1941 में भाग गया। उसके बाद सेटअप किया इंडियन लीग डेयर, वहां पे जो है ये सेटअप किया इंडियन लीग। उसके बाद जुलाई 1943 में जो है ये ज्वाइन किया आईएनए, कहाँ, तो सिंगापुर में। उसके बाद जो है रास बिहारी बोस जो है हैंडल ओवर लीडरशिप टू ही, रास बिहारी बोस जो है इसका लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस के हाथों सौंप दिया। उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईएनए वाज फॉर्मेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर ऑन अक्टूबर 21, 1943 को। उसके बाद आईएनए जो था थ्री फाइटिंग ब्रिग्स नेम्ड आफ्टर सुभाष गांधी नेहरू। इसका जो थ्री फाइटिंग ब्रिज जो था वो ब्रिगेड, उसका नाम किस पे किया गया, तो सुभाष गांधी और नेहरू के नाम के बेसिस पे किया गया। उसके बाद रानी झांसी ब्रिगेड जो था वाज एन एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स। ये क्या था, तो एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स था। उसके बाद लेकिन बीच द डेफीट ऑफ जापान इन 1945, जापान के हार के बाद जो कि 1945 में हो जाता है, आईएनए जो था ये उसके बाद जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट है बॉस जो था कहा कि हैव बीन किल्ड इन एयर क्रश ओवर ताइवान ऑन हिज वे टू टोक्यो इन अगस्त 1945। बोस जो है ये सुभाष चंद्र बोस, इसने कहा कि किल्ड किया गया, ये मार दिया गया एयर क्रश को टपाई टपाई पर ताइवान में, जबकि जो कि रास्ते में था टोक्यो, अगस्त 18, 1945 को। अब जो हम लोग रॉयल इंडियन आर्मी के नेवी के बारे में पढ़ते हैं, रेटिंग म्यूटिनी, जिसको हम लोग रेटिंग्स म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। ये कब आता है, जो 18 फरवरी 18 1946 को। फरवरी 18 1946 में क्या होता है, तो बम्बई जो है रेटिंग्स करता है एचएमएस का, एचएमएस तलवार का स्टक करने के लिए वर्क ड्यू टू flagrant racial discrimination, unpalatable food and abuse after the arrest of B.C. Datta, who had escaped Quit India movement on the ship। अब क्या होता है, फरवरी 19 को एचएमएस जो था हिंदुस्तान हिंदुस्तान एचएमएस हिंदुस्तान जो है कराची आल्सो लिमिटेड, इसमें जो है कराची आल्सो यहाँ जो है बगावत हो गया। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जो था ज्वाइंटली डिसाइडेड किया रेटिंग सरेंडर करने का। कहाँ, तो कब, तो फरवरी 23 1946 को। और ब्रिटिशर्स जो था फॉर फर्स्ट टाइम जो है सीरियसली जो है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ कुछ खास आप लोग को जो है याद रखने का जरूरत नहीं है। यहाँ आप लोग को आजाद हिंद फौज जो है, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी है, इसका स्थापना कैसे हुआ, उसके बाद ये किसके माइंड का उपज था, कब आया, और कौन जो इसको बनाया, और उसके बाद कब सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया, इसके बारे में याद रखना है। उसके रॉयल इंडियन नेवी के बारे में जो है ये बस इतना याद रखना है कि ये कब आया था। उसके बाद थोड़ा बहुत इसके बारे में भी याद है, एचएमएस तलवार जो बनाया गया है और स्टक करने के लिए फ्लैग्रांट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को और अनपेलेटेबल फूड एंड अब्यूज आफ्टर द अरेस्ट, बीसी दत्ता के अरेस्ट के बाद, उसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है सिप में ही स्टार्ट हो गया। फरवरी 19 से को जो है एचएमएस हिंदुस्तान जो है कराची आल्सो जो है ये युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसके बाद जो है वल्लभ भाई पटेल इस स्थिति को देखते हुए आगे हम लोग देखते हैं।
तो और उसके बाद जो है वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ज्वाइंटली जो है इसको गाइड किया और रेटिंग करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, रेटिंग टू सरेंडर ऑन फरवरी 23 1946 को। उसके बाद जो ब्रिटिशर जो है फर्स्ट टाइम सीरियसली रियलाइज किया कि बीच दिस अवेकनिंग, ये जो है जागरूकता जो हुआ है among the Indians, revolt revolt in armed forces, it could not perpetuate इट्स होल्ड ऑन इंडियन इंडिया एनीमोर। उसके बाद जो है इसको ब्रिटिशर्स को जो है रियलाइज हो गया कि अब जो है हम लोग ये जागरूकता और रिवॉल्ट के बाद जो है अब जो हम लोग इंडिया में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। तब किस चीज में इसको रॉयल इंडियन नेवी या रेटिंग ब्रिटेनी जो कि फरवरी 18 1946 में हो रहा था, इस चीज को जो है अंदर से होता है ना, सीरियसली इसको रियलाइज होना कि ऐसा हो सकता है, तो ये इन लोगों को हो गया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है मार्च से जून 1946 तक। उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो लॉर्ड एटली था, वो एक डिक्लेरेशन दिया कब, तो मार्च 15 1946 को। और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है विजिट किया इंडिया, मार्क करने के लिए रिकमेंडेशन किसके रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के रिगार्डिंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन, जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था। उसके बाद कैबिनेट कमीशन जो है इंक्लूडेड of Lord Patrick Lawrence and Stafford Cripps and A.B. Alexander visited India। क्रिप्स मिशन में जो है एक साथ जो है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.B. अलेक्जेंडर जो है विजिट किया इंडिया। और ये लोग मिला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, बट satisfactory solution to the constitutional difficulties would, आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन जो है सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो है डिफिकल्ट हो रहा था, हो सकता था, नोट बी फाउंड, मतलब इसमें इससे भी जो है क्लियर नहीं हुआ। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है ये इनविसेज क्या, ये मिशन के एस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए, एज वेल एज इंटरिम गवर्नमेंट का भी। मुस्लिम लीग जो था एक्सेप्ट किया प्लान को, कब, तो 6 जून 1946 को। उसके बाद मेंटेन किया राइट्स टू एस्टैब्लिश फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट, मतलब मेंटेन किया जाए इसके राइट्स को, राइट्स ऑफ एस्टाब्लिशिंग को, किसके लिए, तो सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए। कांग्रेस जो है आल्सो पार्शियली एक्सेप्ट, कांग्रेस जो है मतलब आधा सीधा मन से जो है ये इसको एक्सेप्ट किया ये प्लान को। और डायरेक्ट एक्शन कंपेन ये जो है अगस्त 16 1946 को आता है, प्रोवोक्ट किया जाता है बाय द सक्सेस ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस से जो है ये भाग गया था वोटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद मुस्लिम लीग जो था लॉन्च किया डायरेक्ट एक्शन कंपेन, कब, तो 1946 में। किससे भड़क के ये जो है सक्सेस, कांग्रेस के सक्सेस से जो है भड़क जाता है और भड़काया जाता है ये, और वोटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है इसे टंग आके लॉन्च क्या कर देता है डायरेक्ट एक्शन कंपेन में, कब, तो 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद रिजल्ट जो होता है वाइड स्प्रेड कम्युनल ड्रग्स इन द कंट्री, जहाँ जो है कम्युनल राइट्स फैल जाता है पूरे कंट्री में वाइड लेवल पे। आगे इंटरिम गवर्नमेंट है 2 सितंबर 1946 में आता है। 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है। उसके बाद कांग्रेस मेंबर जो है किसके द्वारा लीड किया जाता है, पीटी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लीड किया जाता है ज्वाइन करने इस, बट मुस्लिम लीग जो था डिड नॉट, मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं करता है और कंट्री विड्रॉ कर लेता है। उसके बाद जो अर्लियर एक्सेप्टेंस ऑफ कैबिनेट मिशन हुआ। उसके बाद फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कब, तो दिसंबर 9 1946। याद रखें आप लोग के लिए जो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट कब बनता है, 2 सितंबर 1946 को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो दिसंबर 9 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है
दिसंबर 9 1946 को मिलता है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है अगेन इसमें भी ज्वाइन नहीं करता। इंटरिम गवर्नमेंट में भी ये ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो वापस ले लिया था। उसके बाद जो है इसमें भी ज्वाइन नहीं करता। उसके बाद एथली अनाउंसमेंट इसको देखते हैं। ये कब होता है? फरवरी 20 1947 में। फरवरी 20 1947 को जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एथली जो है अनाउंस करता है ब्रिटिश वुड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिश जो है अब जा रहा है इंडिया से। कब? तो 30 जून 1948 को। और रियल इंडिपेंडेंस जो आप लोग को याद है 30 जून 1948 को ही मिल जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वुड रिप्लेस बेवल। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये किसको रिप्लेस कर रहा है? बेवल को। माउंटबेटन प्लान को देखते हैं। ये जो है जून 3 1947 में आता है। मार्च 1947 में जो लॉर्ड माउंटबेटन जो रिप्लेस कर देता है किसको? तो लॉर्ड बेवल को जो है ये रिप्लेस कर देता है मार्च 1947 को। उसके बाद माउंटबेटन प्लान कब आता है? तो जून 3 1947 को। और जून 30 1948 को जो है ये ब्रिटिश जो है अनाउंस कर देता है कि हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद जो था अनाउंस होता है इसका प्लान कब? तो 3 जून 1947 को। और अर्लियर ब्लैंक प्लान बाल्कन वाज अनाउंस फॉर दिस जून ट्रिप प्लान। स्टार्टिंग में जो है प्लान बाल्कन को जो है जो था इसको अनाउंस किया गया किसके लिए? तो जून 3 के लिए। उसके बाद ऑफर किया गया इसमें कि टू द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएटेड बाय द refusal ऑफ मुस्लिम लीग टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोला जा रहा है कि इसमें जो है की था इसका मेन की क्या था? तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था जो कि क्रिएट किया गया था कि इसके मुस्लिम लीग के जो ना कहने से, रेफ्यूज करने से, मना करने से किस चीज को ज्वाइन करने का? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कि फॉर्मेट किया था जिससे जो होता क्या चीज तो फ्रेम होता तैयार किसका? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आगे आगे जो हम लोग माउंट बेटन फार्मूला को देखते हैं इसमें क्या क्या माउंट बेटन क्या निर्णय लेते हैं और किस तरह से लेते हैं इस चीज को हम लोग देखते हैं। Mountbatten formula was to divide India but retain maximum unity। माउंटबेटन का फॉर्मूला जो था इसका कि डिवाइड करना इंडिया को मैक्सिमम, लेकिन ये जो है मैक्सिमम यूनिटी के साथ। कंट्री जो था वुड बी पार्टीशन बट सो वुड बी पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल में भी जो है ये कंट्री जो है ये पार्टीशन में इसका जो बंटवारा किया जाएगा। आगे जो लिमिटेड पाकिस्तान दैट इमर्ज्ड वुड मीट both the Congress and League's position to some extent। League's position on Pakistan was considered in that it would be created, but Congress party's position so on unity would be taken into account to make Pakistan as small as possible। बोल रहा है कि लीग का पोजीशन जो था इसके बारे में पाकिस्तान के बारे में कंसीडर इन दैट इट कि वुड बी क्रिएटेड बट कांग्रेस का जो है पोजीशन जो था यूनिटी के साथ जो है टेकन किया जाए अकाउंट कि पाकिस्तान को जो है स्मॉल से स्मॉल बनाया जाए। नेक्स्ट जो है ही लेड डॉन डिटेल प्रिंसिपल फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री। ये जो था वो माउंट बेटन जो था ये लेड डॉन लीड कर रहा था डिटेल प्रिंसिपल किसका? तो किसके लिए? तो पार्टीशन है इंडिया के पार्टीशन के लिए। आगे एसपीडी ट्रांसफर पॉलिटिकल पावर है यहाँ पॉलिटिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन एसेट टू द न्यू फॉर्मल डायमेंशन ऑफ। एसपीडी ट्रांसफर जो था पॉलिटिकल पावर्स का ये जो था फॉर्म किया गया बनाया गया डोमिनियन स्टेटस न्यू फॉर्मल डायमेंशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जो था एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। ये जो एक्सेप्टेंस दोनों के द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा जो रिजल्ट हुआ
किसका, तो इससे जो पाकिस्तान का जन्म हो जाता है, पाकिस्तान। आगे हम लोग देखते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बिल कंटेनिंग द प्रोविजंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947। बिल जो है कंटेन कर रहा था प्रोविजंस किसका, तो माउंटबेटन प्लान का 3 जून 1947 को, और इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में और पास किया गया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। आगे ये जो है लेट डाउन कर रहा था डिटेल मेजर्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर न्यू टू द किसको, तो न्यू गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट का इंटीग्रेशन कैसे होता है। बाय अगस्त 15 1947 था, ऑल स्टेट एक्सेप्ट कश्मीर, ऑल स्टेट जो है एक्सेप्ट कर रहा था किसको किसको छोड़ के, तो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़ के, हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया। ऑल स्टेट जो है साइन कर लिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ, बट किसको किसको छोड़ के, तो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़ के। महाराजा जो था कश्मीर का एक्सेप्ट किया इंडिया को इन अक्टूबर 1947 में, और जबकि इरेगुलर पाकिस्तान ट्रुप्स जो है लगातार बेसिस पे पाकिस्तान का ट्रुप्स जो है इसको जो है धमकी दे रहा था, और इसके स्टेट को। नवाब ऑफ जूनागढ़ जो था मुस्लिम था, और मोस्ट ऑफ पीपल जो था वहाँ का हिंदू था। नवाब ऑफ जूनागढ़ जो था ये मुस्लिम था, बाकी जो वहाँ का पीपल था वो हिंदू था। ठीक। उसके बाद फरवरी 1948 को जो है रेफरेंडम होता है पीपल में, लोगों में, स्टेट का, और डिसाइड किया जाता है कि ज्वाइन इंडिया को ज्वाइन करेगा। नवाब ऑफ जूनागढ़ जो था देयर बिफोर देयर फोर लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। नवाब ऑफ जूनागढ़ जो था ये फिर भी ये जो है पाकिस्तान, फिर भी जो है यहाँ का नवाब जो था जूनागढ़ का, ये पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। उसका निजाम ऑफ हैदराबाद जो था इसको फर्स्ट किया गया कि एक्सेस करने के लिए इंडिया यूनियन को अंडर द प्रेशर ऑफ इंटरनल एनार्की मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट हिंद इन सितंबर 1948। उसके बाद आगे आता है फ्रेंच कॉलोनीज, ये आता है, तो इसमें जो है इंड ऑफ 1954 में जो है इसके इंड में खत्म होने पे जो है इसके लास्ट में जो है फ्रेंच कॉलोनियल रूल जो है पौंडीचेरी, चंदन चंदनगर, माहे, कराकल, यमन केम टू द इंड, यहाँ पे भी जो है इंड हो जाता है फ्रेंच कॉलोनी का, और ये टेरिटरी जो है इंटीग्रेटेड हो जाता है इंडिया के साथ। आगे पोर्टुगीज कॉलोनी को देखते हैं। पोर्टुगीज कॉलोनी में जो है पोर्टुगीज कॉलोनी इन इंडिया, गोवा, दमन एवं द्वीप, दादर एंड नगर हवेली। 1954 में जो दादर और नगर हवेली वेयर लिबरेटेड बाय फ्रीडम फाइटर्स, ये जो है आजाद कर लिया जाता है फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, और इंडियन ट्रूप्स जो है गोवा में को आजादी दिला देता है, दमन और दीव और पोर्टुगीज को भी दिला देता है। कब, तो 1961 में। इस तरह से जो है इंडिया को स्वतंत्रता मिलता है, और बाकी कॉलोनीज में भी जो है स्वतंत्रता मिल जाता है। और स्टेट का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ये हम लोग देखे। उसके बाद इस तरह से ये जो है चैप्टर इंड होता है गांधी मेरा। ये लेंदी था बट इंटरेस्टिंग था। आप लोग को अगर नहीं समझ में आए कहीं भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जो मैं अच्छे से कवर की हूँ, और जो खास पॉइंट नहीं था उसको थोड़ा बहुत जो है डिटेल में कवर मैं नहीं की हूँ, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उससे आपको लेना देना है, और उसी को आगे आपको उसी से जो है क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग गांधी एरा को इन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।